दिनांक 13 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये सेकेंड वीडियो में आइए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। यहाँ पर देखिए कृति दी गई है, करके देखिए। इस कृति द्वारा एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो आइए सीधे आकृति पर आते हैं। आकृति में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्लास्क है। फ्लास्क के अंदर सोडियम क्लोराइड का विलयन रखा गया है और उसी फ्लास्क में एक परख नली है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। यहाँ विरल छपा है, विरल ना होकर ये विलयन होना चाहिए। और यहाँ पर जो द्रव्यमान है वो देखिए 300.23 ग्राम है, 300.23 ग्राम है। अब किया क्या गया है कि ये फ्लास्क को उल्टा कर दिया गया है। उल्टा करने पर दोनों विलयन मिक्स हो गए हैं। परख नली का विलयन और फ्लास्क के अंदर जो विलयन था दोनों मिक्स हो गए। मिक्स होने के कारण उनमें प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होने के कारण देखिए अभी यहाँ पर दोनों का रंग सफ़ेद हो गया, कलर दोनों का गायब हो गया, यानी इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो अब भी 300.23 ग्राम ही है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भी द्रव्यमान जितना था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान उतना ही है। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, अभिक्रिया कारक पदार्थ और उत्पाद, इनके द्रव्यमान समान रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। अभिक्रिया कारक पदार्थ और उत्पाद, इनके अणु। यहाँ पर देखिए ये समीकरण भी दिया है। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ये जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा है। AQ यानी एक्वस, जिसे जलीय विलयन कहते हैं। फिर है NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन है इसलिए एक्वस। उत्पाद जो बना है हम यहाँ भी देख रहे थे आकृति में भी सफ़ेद रंग का, तो सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद। ये एक अवक्षेप है इसलिए एरो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ AgCl लिखकर एक नीचे की तरफ एरो दर्शाया गया है। इसका मतलब ये सफ़ेद अवक्षेप है। अवक्षेप मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो अघुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं किसी द्रव में, लिक्विड में, उसे अवक्षेप कहते हैं। और है NaNO3 का जलीय विलयन ब्रैकेट में, जिसे एक्वस लिखा गया है AQ। तो इस कृति द्वारा एक ही बात समझाई गई है कि रासायनिक क्रिया होते समय जो द्रव्यमान है पदार्थों के वो बदलते नहीं हैं, वो वही के वही बने रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, सिल्वर नाइट्रेट के अन्य उपयोग क्या क्या है। एक उपयोग तो यहाँ दिया हुआ था, इस पेज पे आ जाते हैं। पेज मिस हो गया है। देखिए सिल्वर नाइट्रेट, क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक दिया है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मतदान की स्याही में किया जाता है। यहाँ एक उपयोग दिया है और खोजिए में एक प्रश्न पूछा गया है, दैनिक जीवन में सिल्वर नाइट्रेट के अन्य उपयोग कौन से हैं। तो अन्य उपयोग, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है एक अभिक्रिया कारक पदार्थ के रूप में। तो ये एक उपयोग हो गया। और एक और उपयोग है कि सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग घाव में या त्वचा के जलने से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अभी हमने इस कृति में देखा कि रासायनिक समीकरण संतुलित होना चाहिए। द्रव्यमान, अभिक्रिया कारक पदार्थों के और उत्पाद के द्रव्यमान समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए परमाणु, एक सारणी दी गई है। ये किसके आधार पर सारणी बनी है? ये जो रिएक्शन हमने देखा था, रिएक्शन नंबर 9, ये जो समीकरण 9 है, यहाँ पर देखिए कौन कौन से
तत्व हैं यहाँ पर। जैसे AgNO3 में Ag एक तत्व है जिसे सिल्वर कहते हैं, N यानी कि नाइट्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद NaCl में Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है। तो कुल 1 2 3 4 5 तरह के तत्व हैं। यहाँ एक सारणी में भी देखिए वही 5 तत्व लिखे गए हैं। तत्व कौन से हैं? Ag, NO, Na और Cl, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। अब अभिकारक यानी कि बायां पक्ष में परमाणु की संख्या और उत्पाद यानी दायां पक्ष में परमाणु की संख्या गिन करके लिखना है। तो इस रिएक्शन में यदि आप गिनोगे बाईं तरफ यानी तीर के पहले देखिए Ag के सिर्फ एक ही परमाणु है, N यानी नाइट्रोजन, यहाँ भी उसके एक परमाणु है, O3 है यानी ऑक्सीजन 3 है, Na सोडियम वो भी एक है, Cl भी एक है। तो बायां पक्ष के सारे परमाणु आप यदि गिन कर लिखोगे तो आपको कुछ ये नंबर मिलेंगे। मैंने यहाँ बाएं पक्ष में Ag के एक परमाणु है यानी सिल्वर के एक परमाणु, नाइट्रोजन N के एक परमाणु है, ऑक्सीजन के 3, सोडियम के 1 और क्लोरीन के 1। और वहीं पर बायां पक्ष यदि आप गिनोगे, किताब में देखिए बायां पक्ष AgCl में भी देखिए Ag एक है, क्लोरीन भी एक है और Na एक है, N एक है, O3 में यानी ऑक्सीजन 3 है। तो इसलिए बायां पक्ष देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 1 3 1 1। तो इस तरह से ये टेबल आपको भरना है। यहाँ आप देखिए जो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या समान दिख रही है। जो Ag है बाएं पक्ष में भी 1 है, दाएं पक्ष में भी 1 है। नाइट्रोजन N वो भी 1 1 दोनों साइड सेम है। ऑक्सीजन 3 3, सोडियम 1 1, क्लोरीन 1 1। तो यहाँ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या समान है, यानी कि ये समीकरण संतुलित है। इसलिए यहाँ किताब में ही यहाँ परिभाषा दी गई है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो दूसरी लाइन से देख लीजिए यहाँ पर, अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यह उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर है। तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, नीचे की लाइन में लिखा है, यदि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान ना हो तो ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के कुछ सोपान होते हैं, वो हम अब अगले टॉपिक में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, NaOH + H2SO4 एरो Na2SO4 + H2। ये एक समीकरण दिया है। यदि आप इसमें दाएं पक्ष और बाएं पक्ष के परमाणुओं की संख्या की गिनती करेंगे तो इस तरह से टेबल बनेगा जैसे हमने अभी किया था। अब यहाँ पर देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष में ऑक्सीजन तो बराबर दिख रहा है 5 और 5, सल्फ़र यानी कि S वो भी बराबर है 1 और 1, बाकी सोडियम और हाइड्रोजन असंतुलित है। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे, देखिए सबसे आसान यहाँ पर संतुलित करना लग रहा है सोडियम को। सोडियम के दाएं तरफ परमाणु की संख्या 2 है जबकि बाईं तरफ परमाणु की संख्या 1 है। तो 1 में यदि 2 से गुणा कर दिया जाए, देखिए नीचे टेबल में वही किया है, Na को संतुलित करना है। Na है कहाँ रिएक्शन में, देखिए NaOH में N है बाईं तरफ और Na2SO4 में भी Na है दाईं तरफ। तो यही दो पदार्थ लिया है यहाँ अगले सारणी में, NaOH और Na2SO4। Na2SO4 देखिए NaOH में शुरुआत में सोडियम 1 है, Na 1 है और Na2SO4 में सोडियम 2 है। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा,
एक में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी NaOH में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण किस तरह से बन जाएगा? ये देखिए, ये 10वां समीकरण NaOH में 2 से गुणा कर दिया गया है। अब फिर से यदि आप गिनेंगे तो बाईं तरफ देखिए 2Na यानी सोडियम 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2। ये जो 2 लिखा हुआ ये सब के साथ गुणा हो जाएगा, जैसे मैथ्स में होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर यदि 2 पद हैं तो दोनों में उस नंबर से गुणा करना होगा। ब्रैकेट में 3 पद है तो तीनों से गुणा होता है। ऐसे ही 2NaOH लिखा है, इसका मतलब ये 2Na हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2H हो गया। तो यदि आप गिनती करेंगे और सारणी के हिसाब से लिखेंगे तो देखिए लेफ़्ट साइड में Na2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन NaOH में 2 ऑक्सीजन है और H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलकर 6 ऑक्सीजन हो गए, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन 6 लिखा है। हाइड्रोजन का देख लीजिए 2NaOH, तो H यहाँ पर 2 हो गया है, 2 हाइड्रोजन। H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन, यानी कुल 4 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए सारणी में देखिए 4 हाइड्रोजन लिखा गया है। सल्फ़र तो ये H2SO4 में है, सिर्फ एक ही S है, तो इसलिए S के आगे 1 लिखा है बाईं तरफ। वहीं दाईं तरफ यदि देखें तो Na2SO4 में Na2 है, यानी 2 सोडियम है, तो यहाँ सोडियम के सामने 2 लिखा है दाएं पक्ष में। फिर है सल्फ़र Na2SO4 में ही केवल सल्फ़र है, वो भी 1 है, तो सल्फ़र के सामने देखो दाएं पक्ष में 1 लिखा है। फिर ऑक्सीजन को देख लेते हैं। NaSO4 में देखिए 4 ऑक्सीजन है और H2O में 1 ऑक्सीजन है, तो कुल 5 ऑक्सीजन हो गए दाईं तरफ। तो ऑक्सीजन देखिए दूसरी लाइन में दाईं तरफ 5 लिखा है। तो इस तरह बायां पक्ष और दायां पक्ष में देखिए, अब सोडियम तो बराबर हो गया है, Na जिसे सोडियम कहा जा रहा है वो 2 और 2 बराबर हो गया। सल्फ़र भी यहाँ बराबर है 1 और 1। केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन असंतुलित हैं। ऑक्सीजन बाईं तरफ 6 है, दाईं तरफ 5 है। हाइड्रोजन बाईं तरफ 4 है और दाईं तरफ 2 है। अब यहाँ संतुलित करना सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन में देखिए दाईं तरफ 2 ही है, तो 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। तो इसलिए देखिए अगली सारणी में यहाँ दिया है दाईं तरफ हाइड्रोजन में 4 से गुणा करना है। तो अब हाइड्रोजन है कहाँ? देखिए यहाँ पर NaOH और H2SO4 दोनों में हाइड्रोजन है। तो यहाँ अभिकारक देखिए नीचे वाली टेबल में, सारणी में अभिकारक में NaOH और H2SO4 दोनों मिला के शुरुआत में 4 हाइड्रोजन है और दाईं तरफ देखिए खाली H2O में ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ भी देखिए शुरुआत में H2O में, रिएक्शन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं, H2O में 4 हाइड्रोजन है। सॉरी, ये रिएक्शन नंबर 10 की बात हो रही है। यहाँ पर नंबरिंग में गड़बड़ी हुई है किताब में, दोनों को रिएक्शन 10 लिखा गया है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन राइट साइड में 2 हाइड्रोजन, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ शुरुआत में देखिए H2O में 2 हाइड्रोजन है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? ये जो उत्पाद में 2 है वहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि H2O में 2 से गुणा करना है। इसलिए रिएक्शन नंबर, ये देखिए ये वाली रिएक्शन जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है, ये टेबल के बाजू में ये वाली रिएक्शन जहाँ पर ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का सिंबल जो दिख रहा है, ये रिएक्शन में और H2O में 2 से गुणा कर दिया है। तो अब फिर से देखिए गिनती करके देखते हैं। H2O में 2 से गुणा कर दिया। आप फिर से यदि सारणी बनाएं तो ऐसे ही हम लोग गिन लेते हैं, सारणी तो यहाँ नहीं दी गई है, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे NaOH में देखिए सोडियम 2 है,
और यहाँ राइट साइड में भी देखिए Na2SO4 में भी सोडियम 2 है, यानी सोडियम बैलेंस है। ऑक्सीजन गिन लेते हैं बाईं तरफ। NaOH 2 NaOH है, यानी 2 ऑक्सीजन है, और H2SO4 में 4 ऑक्सीजन है, टोटल 6 ऑक्सीजन है बाईं तरफ। दाईं तरफ देख लेते हैं। Na2SO4 में देखिए 4 ऑक्सीजन है और 2H2O में 2 ऑक्सीजन है, यानी टोटल 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया। तो बाईं तरफ भी 6 ऑक्सीजन, दाईं तरफ भी 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। 2NaOH में देखिए 2 हाइड्रोजन है, H2SO4 में भी 2 हाइड्रोजन है, यानी बाईं तरफ कुल 4 हाइड्रोजन हो गए। दाईं तरफ के हाइड्रोजन देख लीजिए। 2H2O में देखिए 2H2 लिखा है, 2H2O में 2H2 है, तो यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2H2 में 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। तो बाईं तरफ भी 4 हाइड्रोजन और दाईं तरफ भी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब H2SO4 में देखिए H तो बैलेंस हम कर चुके हैं। H2SO4 में S को देख लीजिए, S यहाँ 1 है। दाईं तरफ भी देख लीजिए एरो के बाद, Na2SO4 में भी S 1 ही है, तो सल्फ़र भी बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस कर चुके हैं। तो ये अंतिम संतुलित समीकरण हो गए। तो ये एक सोपान है समीकरण को संतुलित करने के। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और दिया है। समीकरण 6 के अभिकारक व उत्पाद कौन से हैं लिखिए। अभिकारक किसे कहते हैं? एरो के पहले जो होते हैं बाईं तरफ, तो वह अभिकारक होते हैं, और अभिकारक के एरो के बाद जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक कौन सा है? देखिए नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये अभिकारक पदार्थ अभिकारक हैं। N2 और H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और एरो के बाद NH3 है, यानी अमोनिया गैस है, ये उत्पाद है। तो फर्स्ट आ का आंसर हो गया। फिर उसी में आगे लिखा यह समीकरण को संतुलित कीजिए। तो संतुलित कैसे करेंगे? देखिए बाईं तरफ नाइट्रोजन 2 है, जबकि एरो के बाद NH3 में नाइट्रोजन 1 ही है। तो क्या करना होगा? नाइट्रोजन को संतुलित करने के लिए NH3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा समीकरण। NH3 में 2 से गुणा कर देंगे, 2NH3। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। N2 में भी देखिए बाईं तरफ N2 है, वहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 2NH3 में भी 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन देख लीजिए 3H2 है, 3H2 का मतलब 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। वैसे 2NH3 में भी देखिए 2NH3 यानी 2H3, तो 2 तिहाई 6, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये समीकरण बैलेंस हो गया। N2 + 3H2, फिर एरो 2NH3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा गया है? दूसरा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, एरो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का फार्मूला है Ca और क्लोराइड का फार्मूला है Cl। तो कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? CaCl। कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? CaCl। फिर अणुसूत्र लिखने का तरीका मैंने बताया था, संयोजकता क्रॉस में लिखनी चाहिए। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए Cl को 2 लिख दिया। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए कैल्शियम को 1 लिख दिया। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला CaCl2 हो गया। संयोजकता मैंने आपको तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में समझाई थी कि कैसे याद रखना है। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको ट्रिक दिया था, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो वो वाली ट्रिक से आप सबके संयोजकता याद रख सकते हैं और अणुसूत्र लिख सकते हैं। प्लस आइए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का तो सूत्र ही है H2SO4। अब ये SO4 एक रेडिकल है, यानी ये ग्रुप में ही रहता है, और SO4 की संयोजकता 2 होती है, इसलिए हाइड्रोजन को 2 लिखा है।
और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इसलिए देखिए एक ही SO4 है यहाँ पर। SO4 का जो ग्रुप है वो एक ही ग्रुप है, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया। अब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम को Ca लिखते हैं, सल्फेट SO4 होता है। तो देखिए कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है, यहाँ हमने देखा था CaCl2 में कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए Cl2 लिखा है। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और SO4 की भी 2 होती है। यहाँ H2SO4 में देखिए H2 लिखा है ना हमने, तो SO4 की भी वैलेंसी 2 और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसलिए CaSO4 सीधा आ गया, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है, इसलिए इसे मैंने डाउनवर्ड एरो, नीचे की तरफ तीर से दर्शाया, उसको लिखा है। और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl लिखते हैं और दोनों की बैलेंसी 1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन भी 1, क्लोरीन भी 1। अब इसे सब बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखिए कैल्शियम गिन के देख लेते हैं सारे परमाणुओं को। CaCl2 में एक ही कैल्शियम है और CaSO4 में भी दाईं तरफ एक ही कैल्शियम है, तो कैल्शियम संतुलित है। CaCl2 में 2 क्लोरीन है, लेकिन HCl में देखिए एक ही क्लोरीन था, इसलिए मैंने 2 से यहाँ गुणा कर दिया है, 2HCl कर दिया है, तो क्लोरीन 2 हो गया है। फिर हाइड्रोजन H2SO4 में हाइड्रोजन एक ही है, जबकि यहाँ पर देखिए 2HCl, मैं पहले तो सिर्फ HCl था तो एक ही हाइड्रोजन था, लेकिन 2 से यहाँ गुणा करने के बाद यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया है, तो ये संतुलित हो गया। SO4 में एक ही सल्फ़र है, CaSO4 में भी देखिए एक ही सल्फ़र है। H2SO4 में ऑक्सीजन की संख्या 4 है, CaSO4 में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो ये समीकरण यहाँ संतुलित होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाओं में अभिकारक व उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था लिखना है, यानी कौन सा ठोस है, कौन सा सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये सारी चीज़ें दर्शानी है। तो SO2 देखिए सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है, इसीलिए ब्रैकेट में आपको छोटा सा G लिखना है। फिर H2S, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, H2S, लेकिन इसका जलीय विलयन बनाया गया है, तो इसीलिए इसे एक्वस लिखा है, जलीय विलयन, क्योंकि SO2 गैस को जब दूसरी गैस लिक्विड फॉर्म में होगी तो ही उसको प्रवाहित किया जा सकता है, तो ये H2S एक्वस फॉर्म में होगा। फिर प्राप्त होगा सल्फ़र। सल्फ़र एक ठोस अवस्था का पदार्थ है, तो इसलिए इसे S लिखा गया है। H2O लिक्विड द्रव अवस्था में है, इसलिए L लिक्विड। फिर Ag यानी कि सिल्वर, ये धातु है, इसलिए सॉलिड। HCl एक अम्ल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये L। सिल्वर क्लोराइड ये भी लिक्विड ही होगा, और H2 एक गैस है, तो इसलिए G। तो ये थर्ड का भी आंसर लिख दिया, भौतिक अवस्था। अब इसके बाद आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार किसके आधार पर है? देखिए यहाँ दिया, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के स्वरूप तथा संख्या के अनुसार अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती। पहला संयोग अभिक्रिया, दूसरा अपघटन या विच्छेदन अभिक्रिया, और तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, चौथा युग्म विस्थापन अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रकार संयोग अभिक्रिया। संयोग अभिक्रिया पे देखिए यहाँ पर रिएक्शन नंबर 12 को देखिए। NH3 और HCl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों मिल करके अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। यह संयोग अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर पहचान देखिए क्या है कि जो अभिक्रिया कारक पदार्थ है 2 है, NH3 और HCl।
जबकि जो उत्पाद बन रहा है वो केवल एक ही है, NH4Cl। ऐसे ही रिएक्शन नंबर 13 को देखिए, यहाँ भी अभिक्रिया कारक पदार्थ दो हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, Mg+O2, जबकि उत्पाद एक ही है, MgO। ऐसे रिएक्शन नंबर 14 में भी देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, दो अभिक्रिया कारक पदार्थ हैं और उत्पाद बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca(OH) ट्वाइस, प्लस ऊष्मा बनेगी। प्लस ऊष्मा को उत्पाद में हम नहीं गिनेंगे, उत्पाद यहाँ एक ही बन रहा है, CaOH2। तो तीनों प्रकार के अभिक्रिया में एक ही ये दिखाई दे रहा है लक्षण कि हर समीकरण में दो अभिक्रिया कारक पदार्थ हैं और लेकिन उत्पाद एक ही बन रहे हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है, थोड़ा सोचिए के नीचे, जिस अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है, उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको करना क्या है, संयोग अभिक्रिया की ये परिभाषा याद रखनी है और ये ऊपर तीन जो रासायनिक समीकरण दिए हैं, ये तीन उदाहरण याद रखने हैं संयोग अभिक्रिया के। थोड़ा सोचिए में वही सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस किया है। ऊपर दी गई प्रत्येक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या कितनी है, सभी समीकरण में अभिकारकों की संख्या दो ही है। फिर सेकंड, ऊपर दी गई अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या कितनी है। तो अभिकारक के अणु यदि आप देखिए रिएक्शन नंबर 12 में, तो NH3 का एक अणु है, HCl का भी एक ही अणु है। रिएक्शन नंबर 13 में मैग्नीशियम के दो अणु हैं, ऑक्सीजन का एक अणु है। और रिएक्शन नंबर यानी कृति 3 में, रिएक्शन 14 में कैल्शियम ऑक्साइड का एक अणु है, H2O का एक अणु है। तो सेकंड का हो गया। थर्ड, ऊपर दी गई अभिक्रिया में प्रत्येक में कितने उत्पाद तैयार होते हैं। तो प्रत्येक अभिक्रिया में उत्पाद एक ही तैयार हो रहे हैं। तो तीनों का ये जो थोड़ा सोचियो के अंतर्गत तीनों जो पूछे गए हैं, इसका मतलब निष्कर्ष एक ही निकलना के भाव है यहाँ पर कि ये परिभाषा निकल कर सामने आए, और वो परिभाषा यही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोग अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार में, जिसे अपघटन या विच्छेदन अभिक्रिया कहते हैं। ये ठीक संयोग अभिक्रिया का उल्टा है। देखिए ऊपर क्या होता था, दो पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाते थे। अब यहाँ उल्टा है, एक पदार्थ ब्रेक होकर के, टूट करके अनेक पदार्थ बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ शक्कर का फार्मूला क्या है, C12H22O11। इसे गर्म किया गया है, ऊष्मा दिया गया है, तो ये विघटित हो जाएगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अपघटन विच्छेदन हो जाएगा। तो कार्बन अलग हो गया और पानी अलग। क्यों अलग हो गया? क्योंकि किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो पानी होता है वो भाप बन करके उड़ जाता है, तो इसलिए पानी अलग हो गया H2O और कार्बन अलग हो गया। संतुलित करना मैंने आपको सिखाया था। यहाँ C12 है, इसलिए यहाँ भी कार्बन को संतुलित करने के लिए दाईं तरफ का 12 से गुणा कर दिया। ऐसे ही H22 है, हाइड्रोजन 22 है। H2O में देखिए दो ही हाइड्रोजन था, इसलिए 11 से गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 11 दूनी 22। ऑक्सीजन यहाँ O11C12, शक्कर में देखिए O11 यानी 11 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी H2O में हमने 11 से गुणा किया है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए परिभाषा दी गई है, जिस अभिक्रिया में, पेज नंबर 36 की बात कर रहा हूँ मैं, जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता है व उससे दो या अधिक उत्पाद निर्माण होते हैं, उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उल्टा है रासायनिक अभिक्रिया का। यहाँ एक और उदाहरण देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, एरो के ऊपर ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल का मतलब यहाँ हम गर्म कर रहे हैं, उससे ऊष्मा दे रहे हैं। तो गर्म करने पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है।
कैल्शियम सबका भौतिक अवस्था दर्शाई गई है। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में S लिखा है, सॉलिड स्टेट में है इसलिए। कैल्शियम ऑक्साइड भी ब्रैकेट में S लिखा है, सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए एरो दर्शाया गया है। तो अब ये परख नली यहाँ पर देखिए कि ये ये डायग्राम यहाँ पे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर एक और परख नली है, दोनों परख नलियों को निकास नली द्वारा जोड़ा गया है। दूसरे परख नली में चूने का पानी रखा गया है। ये किस लिए रखा गया है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक विशेषता होती है कि जब वो चूने के पानी में प्रवाहित होती है तो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। यानी एक टेस्ट है कि जो गैस निकल रही है उसे पहचानने के लिए कि गैस चूने के पानी को यदि दुधिया कर रही है, इसका मतलब निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये एक रिएक्शन हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो गया। यहाँ पर एक और रिएक्शन दिया है 2H2O2 जो लिक्विड स्टेट में है। इसमें से जब एक ऑक्सीजन निकल गया, विघटित हो गया, तो दो पदार्थ बन गए H2O प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है इसलिए एरो से दर्शाया गया है, बाकी दोनों लिक्विड है इसलिए लिक्विड स्टेट में दर्शाया गया है। तो ये भी एक उदाहरण हो गया विघटित अभिक्रिया का, विच्छेदन अभिक्रिया का। फिर यहाँ पर एक और उदाहरण, H2O लिक्विड स्टेट में है, विद्युत ऊर्जा यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है पानी में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगा। यानी इसका H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस का फार्मूला है H2 और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला है O2। दोनों गैस है इसलिए एरो से दर्शाया गया है। फिर संतुलित किया गया है, वो मैंने आपको सिखाया पहले। फिर यहाँ परिभाषा दे दी गई है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक पदार्थ से दो या अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उस अभिक्रिया को अपघटन कहते हैं। अपघटन ऊपर भी परिभाषा दी गई थी, पेज नंबर 36 पर भी वही वापस से दे दी गई है। तो अपघटन अभिक्रिया हो गई। तो ये ठीक संयोग अभिक्रिया का बिल्कुल उल्टा है, इसे विच्छेदन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रकृति में हमारे चारों ओर ऐसी विघटन की प्रक्रिया हमेशा होते रहती है। जैविक उत्सर्ग का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन होकर खाद व बायोगैस बनती है। बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो ये भी एक प्रकार की विघटन अभिक्रिया ही है। सूक्ष्म जीव विघटित करते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को जब सड़ती है तो विघटन होता है वो, तो वही विघटन अभिक्रिया है, विच्छेदन अभिक्रिया है वो। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए कॉपर सल्फेट, उदाहरण से समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक विलयन है जिसमें कि कॉपर धातु है, तो प्लस Fe यानी कि फेरस, आयरन लोहा जिसे कहते हैं, लोहे का सूत्र है Fe। तो कॉपर सल्फेट में भी देखिए कॉपर है, एक धातु है, और उसके एक और धातु से रिएक्शन कराया जा रहा है Fe। तो कॉपर सल्फेट धातु का एक यौगिक है और उसे एक और धातु से रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील धातु है वो विस्थापित कर देता है कम क्रियाशील धातु को। जैसे कि बुक में मैं आपको करके दिखाता हूँ, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Fe आयरन। यहाँ पर ये जो Fe है, आयरन है, अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो करते क्या है, जो अधिक पावरफुल होता है वो हमेशा कमज़ोर को हटा ही देता है।
तो यहाँ पर भी वही होगा, Fe इस कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। तो हो बन क्या जाएगा, Fe बन जाएगा, कॉपर की जगह पे Fe आ गया और SO4 तो पहले ही से था, तो Fe ने कॉपर को हटा के खुद वहाँ पर आ गया, तो FeSO4 बन गया। ये जो कॉपर यहाँ से निकल गया वो अलग ऐसे पड़ा रहेगा फ्री स्टेट में, स्वतंत्र अवस्था में। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है जिसमें कि अधिक क्रियाशील जो धातु है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, ऐसे क्रिया को ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ किताब में पूछा गया था, इसे पूरा करने के लिए मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। बैलेंस देख लेते हैं। कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, सल्फ़र 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, Fe 1 है, यहाँ भी Fe। तो ये संतुलित समीकरण है। फिर किताब में देखिए एक और रिएक्शन यहाँ पर पूछा गया है, सेकेंड, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Pb यानी कि लेड। तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगा, यहाँ पे आ जाएगा PbSO4, यहाँ पर ये Pb कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर परिभाषा देखिए दिया गया है, ऊपर से पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन देखिए। जब एक यौगिक में स्थित कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा है और इसके 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए। तो ये परिभाषा और 2 उदाहरण याद रखना है। इसके बाद आते हैं युग्म विस्थापन अभिक्रिया में। युग्म विस्थापन अभिक्रिया क्या है? युग्म विस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली होती है और अवक्षेप का निर्माण होता है। ऐसे क्रिया को युग्म विस्थापन की यहाँ परिभाषा देखिए तीसरी लाइन में दी गई है। जो चौथा टाइप है युग्म विस्थापन अभिक्रिया की हेडिंग है, वहाँ से चौथी लाइन, जिस अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों के आयनों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होता है उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, बेरियम सल्फेट BaSO4 के विलयन में आपने पोटेशियम क्रोमेट डाला। यह कृति 3 याद करो। कृति 3 कौन सी बता रहे हैं? टेक्स्ट बुक में हमने जो कृति 3 किया था पेज नंबर 31 पर, ये पेज नंबर 31 पर एक कृति हमने किया था, कृति नंबर 3, बेरियम सल्फेट के विलयन में पोटेशियम क्रोमेट का विलयन डालिए। इस आधार पे हमने सारणी भरी थी। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। तो वो उदाहरण जो है यहाँ पर युग्म विस्थापन का उदाहरण है। मैं आपको समझा देता हूँ कि परिभाषा के अनुसार ये कैसे फिट बैठता है। यहाँ पर देखिए ये है वो अभिक्रिया, आप लोग लिख लीजिए इसको, या तो अपने किताब में पेंसिल से ही उसी जगह पे लिख लीजिए। BaSO4 एक्वस प्लस K2CrO4। अब देखिए यहाँ पर आयनों की अदला बदली कैसे हो रही है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। BaSO4 में देखिए ये Ba ये एक धनात्मक आयन है और SO4 ये दूसरा ऋणात्मक आयन है। ऐसे ही K2 भी एक धनात्मक आयन है, CrO4 एक ऋणात्मक आयन है। अब यहाँ अदला बदली कैसे हो रही देखिए, SO4 और CrO4 की अदला बदली हो जाएगी। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, एक दूसरे की जगह को बदल देंगे। SO4 की जगह पे CrO4 आ जाएगा, देख लीजिए। BaSO4 था, अब यहाँ BaCrO4 आ गया। SO4 की अदला बदली की जगह पे CrO4 हो गया और CrO4 की जगह पे SO4 आ जाएगा। देखिए K2CrO4 था, अब K2SO4 आ गया। तो
तो आयनों की अदला बदली हो गई और यहाँ पर एक अवक्षेप बन रहा है जिसे बेरियम क्रोमेट कहते हैं और ये पीले रंग का अवक्षेप होता है। तो इस प्रकार की ये एक उदाहरण है आपका ये युग्म विस्थापन अभिक्रिया का। तो इस उदाहरण के आधार पर देखिए नीचे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। पहला देखिए क्या है कि निर्माण हुए अवक्षेप का रंग कौन सा था। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन में कैमरे में देखिए जो मैंने हल किया है पीला, तो निर्माण हुए अवक्षेप का रंग पीला था। अवक्षेप का नाम भी यहीं पर है बेरियम क्रोमेट। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण मैंने यहाँ पर लिखा है और ये संतुलित भी है, Ba भी यहाँ 1 है, सारी चीज़ें यहाँ पर संतुलित हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। इस अभिक्रिया को आप विस्थापन अभिक्रिया कहोगे कि युग्म विस्थापन। इसे युग्म विस्थापन कहा जाएगा क्योंकि दोनों आयनों की अदला बदली हो रही थी, जबकि विस्थापन अभिक्रिया में आयनों की अदला बदली नहीं हुई थी, बल्कि अधिक क्रियाशील जो धातु था उसने कम क्रियाशील धातु को विस्थापित किया था। यानी सिर्फ एक ही आयन यहाँ पर हटा था। यहाँ पर दो यौगिक के आयनों की अदला बदली हो रही है, तो इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया नहीं कह सकते। इसी प्रकार एक और उदाहरण है युग्म विस्थापन का। ये हमने किया था रिएक्शन नंबर 9 में, AgNO3 और प्लस NaCl। यहाँ भी देखिए आयनों की अदला बदली हो रही है, NO3 और Cl देखिए अदला बदली हुई है। NO3 की जगह पे Cl आ गया और जहाँ Cl था वो यहाँ पर NO3 आ गया और एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन गया। तो ये दूसरा उदाहरण है युग्म विस्थापन अभिक्रिया का। तो युग्म विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और ये 2 उदाहरण। तो यहाँ तक आपको तैयार करना है, आगे का भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके आधार पर कुछ प्रश्न दूंगा, वो आपको उसके सारे उत्तर लिख करके ग्रुप में भेजने हैं। धन्यवाद।